करते 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 अपन केवल एक बिंदु पे इसको ला दे, केवल एक बिंदु पे केवल उसको अपन ला दें, तो वो कहलाता है एकसः संबद्ध प्रदेश, एकसः संबद्ध प्रदेश। अन्यथा, अब अन्यथा की बात आ गई, अन्यथा में देखो क्या दिखाओगे, अन्यथा में दिखाने के लिए कि आप लोग क्या कर सकते, इसमें से कुछ बाहर चला जाए, जैसे मान लो मैं एक ले लिया, एक गोला ले लिया मान लो, और एक मान लो कि मैं इस टाइप की शेप ले लिया, कोई कैसे भी शेप ले लिया। अब इनको संकुचित करके आप एक बिंदु पे नहीं ला सकते हो, इसको संकुचित करके आप एक बिंदु पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये दोनों जो है वो इस रीजन से बाहर है। इनको करो, संकुचित करोगे ना तो ये तो रहेगा, ये बाहर चला जाएगा। तो ये कौन सा है, मल्टी कनेक्टेड, बहुत संबंधित प्रदेश, ठीक है, मल्टी कनेक्टेड रीजन। ठीक है, इंग्लिश में और मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है कई बार ये पूछता है, ठीक है, तो इंग्लिश में और लिख देता हूं मैं इस डेफिनेशन को। इंग्लिश में क्या कहता है ये डेफिनेशन, वो भी देख लो। If every closed curve can be contracted to one single point, one single point without taking the curve out of domain, it is called simply connected region. Simply connected region। क्लियर है, डायग्राम ऊपर दिया हुआ है। यानी ये भी वही कह रहा है कि एवरी क्लोज कर्व, पहली बात तो कर्व होना चाहिए क्लोज यानी बंद होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, कर्व कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इज टू वन सिंगल पॉइंट, उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट करके एक सिंगल पॉइंट पे अगर ला सके तो वो कहलाता है एकसः संबद्ध, सिंपली कनेक्टेड, अदरवाइज मल्टी कनेक्टेड, मल्टी कनेक्टेड रीजन। ठीक है, इसके डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी लिख बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद में एक डेफिनेशन पे और आओ, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस कट, पार काट। नई डेफिनेशन है क्रॉस कट, हिंदी में बोलते हैं इसको पार काट। इसका काम क्या होता है बस ये सुन लो, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एक भी थ्योरम नहीं कर पाओगे आगे वाले। इसका काम क्या होता है पार काट का, क्रॉस कट का, कि जितने भी अगर मान लो सिंपली कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत है नहीं, जितने भी मल्टी कनेक्टेड रीजन होते हैं ना, उन सभी मल्टी कनेक्टेड रीजन को एक पार काट के द्वारा सिंगल वाले के अंदर चेंज करता है ये। इसका काम केवल इतना ही है कि जो बहुत संबंधित प्रदेश होते हैं उसको ये परिवर्तित करता है एकसः संबद्ध प्रदेश में।
बहु संबंधित प्रदेश को पर चेंज करता है ये एक सा संबंध में। लिख लोगे इसका मतलब तो कि जो मल्टी कनेक्टेड जो रीजन होते हैं ना, इसको चेंज करता है ये सिंगल सिंपली कनेक्टेड रीजन में, वो चेंज करता है। लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, बहु संबंधित प्रदेश को बहु संबंधित प्रदेश को बहु संबंधित प्रदेश को एक सह संबद्ध प्रदेश में एक सह संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करता है, में परिवर्तित करता है। बहु संबंधित प्रदेश को यह एक संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करता है। कैसे करता है परिवर्तित? तो वो करता है क्रॉस कट के द्वारा। क्रॉस कट कैसे? मतलब इसको अपने को जोड़ना है तो इसको अपन कैसे जोड़ेंगे? इसको अपन कहीं से भी, जैसे ये कर दिया, ठीक है, तो इसमें ये फर्क पड़ता है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो पहले भी डेफिनेशन लिखे थे एक संबद्ध प्रदेश, वो हमेशा इस तरफ से चलता है, लेफ्ट की तरफ चलता है, वामावर्त दिशा में चलता है। ये जो भी है आपके पास में कंटूर, ये हमेशा बाईं की तरफ चलता है, बाईं ओर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चलता है हमेशा बाईं ओर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये चलता है। लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एनी लाइन drawn in multi-connected region in multi-connected region which converts multi-connected region to multi-connected region to simply connected region, हाँ एक चीज ध्यान रखना, वो पहले नहीं बताया था कि जो भी प्रदेश आपके पास में, चाहे एक संबद्ध प्रदेश हो चाहे बहुसंबद्ध प्रदेश हो, कंटूर हमेशा वामावर्त दिशा में ही चलता है। कंटूर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलता है। बाहर वाला कंटूर जो वक्र है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, और अंदर वाला हमेशा राइट हैंड में चलता है। जब आप लोग क्या कर दोगे, क्रॉस कट लगा दोगे उसके बाद में, पता है ये जो फॉर्मेट है, मैनली फॉर्मेट, ये लेके ये जो फॉर्मेट है ना कि हमेशा वामावर्त दिशा में ही चलता है कंटूर का मान, ये एक्चुअली अभी भी जो है ना, ये आज भी अपन गांव के अंदर क्या करते हैं, अगर अपनी जमीन वगैरह दिखाते हैं ना किसी को, बड़े बुजुर्ग वगैरह अगर किसी को जमीन बताते हैं ना अपनी जमीन, तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही हाथ करके बताते हैं कि देखो ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। वहीं से ये मैन फॉर्मेट लिया गया है। ये इसका मतलब कंटूर का मतलब वही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही डायरेक्शन में चलता है, बाहर वाला। अब बात करेंगे, बोला मल्टी कनेक्टेड में कैसे डिफाइन करेंगे, बोला बाहर वाला तो चलेगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन अंदर वाले में पहले आपको लगाना पड़ेगा क्रॉस कट। क्रॉस कट लगाने के बाद में अब ध्यान रखना, ये जा तो ऐसे रहा था, तो देखो ये ऐसे चला गया, अब ये ऐसे जाकर देखो फिर से ऐसा आ गया, फिर से ऐसा आ गया, तो ये अपोजिट साइन हो गया। पहले तो चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज और अंदर चल रहा था क्लॉकवाइज, जिसको हम लिख भी सकते हैं, जो बाहर चलता है वो तो चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंदर वाला जो चलता है जितने भी हो वो सारे सारे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी बाहर वाला जो कंटूर होता है मैन, वो तो चलता है हमेशा वामावर्त दिशा में, अंदर के जो भी होते हैं वो चलता है हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में। और पार काट का काम क्या है, क्रॉस कट का, वो एक बार, अब जैसे मान लो इधर से अपन चले गए तो दो बार इधर से चले गए तो दोबारा इधर से आए भी, तो पार कट हमेशा कैंसिल कर देता है, क्रॉस कट हमेशा कैंसिल कर देता है।
कैंसिल क्यों करता है? क्योंकि एक बार अपन अंदर जा रहे हैं तो एक बार वापस भी तो अपन बाहर आ रहे हैं, तो एक बार साइन तो चला गया इधर का साइन, एक बार आ गया इधर का साइन। इस कारण से क्या होता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देता है हमारे पास में। ठीक है, समझ गए? अब आ जाओ आगे। लिखना चाहते हो नोट करके तो लिख सकते हो, नोट करें नीचे कि जो कंटूर था ये बाहर वाला कंटूर ये हमेशा वामावर्त दिशा में ही घूमेगा, अंदर जो भी है वो हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में। और पार काट यानी क्रॉस कट जो होते हैं उसका काम केवल क्या होता है? दोनों को एक दूसरे से मिलाना। ठीक है, और वो बिल्कुल छोटा सा बनाते हैं अपन। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछ रखा है इसको। ठीक है, अच्छे से करना इस थ्योरम को। एक्सटेंशन ऑफ कोशी थ्योरम, कोशी थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन। एक्सटेंशन है ये कोशी थ्योरम का, जिसको अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। थ्योरम देखो क्या कहना चाह रहा है थ्योरम। थ्योरम ये है, माना कि समवृत्त वक्र C में, माना कि समवृत्त वक्र C में, समवृत्त वक्र C में कोई समवृत्त वक्र, कोई समवृत्त वक्र C1 C2 C3 Cn, C1 C2 C3 Cn स्थित है, यदि वक्रों के मध्य स्थित है। यदि वक्रों के मध्य, यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र, प्रदेश तथा वक्र C पर FZ विश्लेषिक फलन है, C पर FZ विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। तो CFZ DZ, तो CFZ DZ बराबर C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, जितने भी अंदर की तरफ अपने पास में क्या है कर्व हो, C1 C2 ऐसे चलता रहेगा। वामावर्त दिशा में ये भी दे रखा है। लेट C बी ए क्लोज कर्व, C बी ए क्लोज्ड कर्व, C बी ए क्लोज कर्व एंड C1 C2 C3 डॉट 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 Cn आर क्लोज्ड कर्व, आर क्लोज कर्व।
which lie inside, which lie inside, 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 which lie inside। पहले बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। which lie inside। C, if a function fz, if a function fz, if a function fz, function fz is a analytic in the, is a analytic in the analytic in the analytic in the region between three curves, region between three curve, three curve C1 C2 C3, C1 C2 C3, रीजन बिटवीन। अच्छा दीज कर्व ओनली सी है, डायरेक्ट ही है, सॉरी इसको गलत लिख दिया। दीज कर्व ऑन सी, देन क्या कहना चाह रहा है? देन सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड, C3 एफ जेड डी जेड, इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है, इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कोई समृद्ध वक्र है C, यानी कोई कंटूर है आपके पास में C, उस C में फिर से कोई समृद्ध वक्र है, फिर से कोई कंटूर है C1 C2 C3 डॉट 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 Cn, यदि उनके मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर fz विश्लेषिक फलन है, पार काट के द्वारा यानी क्रॉस कट के द्वारा अगर उनको आपस में मिला दे तो फंक्शन कैसा होता है? एनालिटिक होता है। तो हमें ये दिखाना है कि कंटूर यानी बाहर वाला जो कंटूर है, अंदर चाहे जितने भी रीजन हो आपके पास में, उन सब के योगफल के बराबर होना चाहिए, उन सभी योगफल के बराबर होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात ये है, ये कहना चाह रहा है, प्रूफ में आ जाओ। कोई रीजन ले लिया ये और बड़ा ले लो, कोई रीजन ले लिया ये, ठीक है। इसका नाम ये हमेशा किस तरफ रहेगा? वामावर्त दिशा में, यानी ये जो है वो इस तरफ से घूमेगा। ध्यान से देखना इधर। अंदर में और 3-4 रीजन ले लो। एक तो ले लिया मैं ये शेप ले लिया, ठीक है, एक शेप ले लिया, गोले के सिर्फ शेप ले लिया मैं, कोई भी शेप ले लो, आपकी मर्जी करे वो शेप ले लो। एक शेप में ले लिया, मान लो ये शेप ले लिया, एक मान लो मैंने ये शेप ले लिया, कोई भी शेप ले लिया। बाहर वाले का नाम दे दिया C1 सॉरी C, अंदर वाले का नाम दे दिया C1 C2 और साथ में C3, ठीक है। पार काट के ध्यान से देखते रहना इसको। क्रॉस कट के द्वारा मैं 2 लाइन और खींच दिया, क्रॉस कट के द्वारा, जिसका नाम मैं दे दिया A और नाम दे दिया B। दिख तो रहा है क्या ये? जिसका नाम दे दिया A और B, लाइन की नाम है A और B, और एक पे ही लाइनें, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 2 अलग अलग लाइन है तो दोनों का नाम दो, ये एक्चुअली में एक ही लाइन है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर लेकिन 2 लाइन से दिखाते हैं कि चलो इधर से जाएगा तो घूम फिर वापस इधर से आएगा भी ना, इसलिए उसको 2 लाइन से दिखाते हैं। एक्चुअल में है वो एक ही लाइन, बिल्कुल नजदीक नजदीक है A और B। इसको जब इससे मिलाएंगे, इसका नाम मैं देता हूँ क्या, इसको मान लो मैंने मिला दिया, देखो इसका नाम दे देता हूँ P और साथ में Q, इसका नाम दे दिया P और साथ में Q। दिख तो रहा है नहीं ये P और Q। इधर वाले का नाम
इसका नाम कुछ और देता हूं, आर और एस। ये जो इस वाले से मिल गया मान लो, इसका नाम दे दिया आर और एक का नाम दे दिया एस। और बना सकते हो, हमें तो ये दिखाना हमें कि बाहर का जो कंटूर है इसका अगर एफ जेड डी जेड ये वैल्यू निकालें तो अंदर वाला यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 इसके इक्वल होना चाहिए। C1 C2 C3 के इक्वल होना चाहिए। बड़ा लिख देता हूं, ये है C2, ये है आपका इसमें C1 और ये जो है ये आपका इसमें है C3। ठीक है, इस टाइप का एक अपने को क्या बना दिए, एक इक्वेशन बना दिए। बाहर वाला क्या है, वो है C। डायरेक्शन का ध्यान रखो, बाहर वाला तो घूम रहा है आपके पास में वामावर्त दिशा में, ठीक है। अंदर वाले में जो C1 और C2 और जो C3 है ये घूमेगा दक्षिणावर्त दिशा में, ये तो घूम रहा है वामावर्त दिशा में। घूमते घूमते देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ से अंदर चले गए, अंदर जा करके फिर यहाँ से फिर अपन निकल गए बाहर। तो अंदर वाला जो हो गया वो तो हो गया दक्षिणावर्त दिशा में और बाहर वाला जो है वो हो गया वामावर्त दिशा में। अंदर वाला हो गया दक्षिणावर्त दिशा में। इधर से अपन आ रहे हैं, देखो इधर से आ रहे हैं, इधर से आते ही अपन इधर से तो अंदर आएंगे, इधर से अंदर आने बाद में फिर से इधर से फटाफट बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर वाला जो है वो तो घूम रहा है कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, और बाहर वाला जो है वो घूम रहा है वामावर्त दिशा में। यानी बाहर वाला जो है कर्व वो तो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और अंदर वाला जो है वो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, एक एक चीज देखो आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इस थ्योरी की भी थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूं। वक्र, ये प्रूफ में चल रहा है, ध्यान रखना, ये डायग्राम फिर डायग्राम के नीचे वक्र C के अनुदिश वामावृत यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावृत दिशा में तथा C1 C2 C3 था C1 C2 C3 C के अनुदिश वामावर्त दिशा में तथा C1 C2 C3 अंदर वाले वक्र दक्षिणावृत दिशा में CLOC के क्लॉकवाइज डायरेक्शन वक्र C के अनुदिश वामावर्त दिशा में तथा अंदर वाले जो हैं तथा क्रॉस कट पार काट, ये पार काट है, कहीं आप लोग मार काट समझो, ये मार काट नहीं है, पार काट है। पार काट इसको हिंदी में बोलते हैं पार काट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट कितने क्रॉस कट है? AB क्रॉस कट कितने अपने पास में? एक क्रॉस कट है AB की दिशा, क्रॉस कट AB के दिशा तथा AB की दिशा में अंदर घुस गया, फिर इधर से आकर के दोबारा बाहर की तरफ निकल जाएगा ये। तो AB की दिशा में अंदर क्रॉस कट AB की दिशा तथा पुनः BA की दिशा तथा पुनः BA की दिशा में, फिर कॉमा PQ की दिशा में, PQ की दिशा में
पुनः क्यू पी की दिशा में, क्यू पी की दिशा में, पी की तरफ अंदर की तरफ जब जाएगा तो ये क्यू पी बाहर की तरफ भी निकलेगा, तो क्यू पी की दिशा में। इसी प्रकार आर एस की दिशा में तथा आर एस की दिशा में पुनः एस आर की दिशा में, एस आर की दिशा में है। ये समझ गए डायग्राम। सबसे पहले वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में के बाद में अंदर वाले जो कर्व है सबकी अपन थ्योरी लिख दी है, लैंग्वेज लिख दी है, कौन से डायरेक्शन में कौन सा मान आएगा आपके पास में। क्लियर है? अब देखो अब इन C1, C2, C3 सभी को जो एक नया वक्र इन सबको जो मिला रहा है, ये तो अलग अलग था पहले, ये C था, ये C1 को भी C से मिला दिया, C2 को मिला दिया, C3 को मिला दिया, इन सभी को अपन एक वक्र नया नाम देते हैं गामा वक्र। ठीक है, तो अब अपन उस गामा वक्र के लिए लिखेंगे एक लाइन थ्योरी। एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा, है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है। तब ए बी पी क्यू आर एस को मिलाने से एक संवृत्त वक्र गामा प्राप्त होता है। अतः कोशी समाकलन प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या होता है, गामा एफ जेड डी जेड बराबर होता है 0। ये अपन जानते हैं, इसका नाम डाल दिया 1 नंबर। ठीक है, इसका नाम आ गया 1 नंबर। पूरे का मान है क्या, ये तो होता है 0। सिंस गामा एफ जेड डी जेड जब सबको मिलाए थे तब तो ये पूरा नाम मिल गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं जो अलग अलग है अपने पास में, यानी एक का था अपने पास में सी एफ जेड और साथ में डी जेड प्लस ये सी, फिर एक है C1, एक है आपके पास में C1, लेकिन C1 में नहीं है एक्चुअली में, क्या है -C1 में, क्योंकि ये हमेशा बाहर की तरफ घुमाना है अपने को। तो वामावर्त दिशा में बाहर वाला घूम रहा है, अंदर वाला घूम रहा है दक्षिणावर्त दिशा में, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन आएगा माइनस का C1 वही एफ जेड और फिर साथ में डी जेड प्लस C2 फिर से वही ये चेंज हो जाएगा एफ जेड और डी जेड प्लस -C3 एफ जेड और साथ में डी जेड, और जितने भी कर्व लेंगे। और देखो और क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना इधर, प्लस पार काट की बात करेंगे अब कि पार काट में कौन सा प्लस आएगा और कौन सा माइनस आएगा, कौन सा प्लस आएगा और कौन सा माइनस आएगा। पार काट ए बी एफ जेड डी जेड, पूरा कंटूर को अपने मिला के लिख सकते हैं ना, जिस जिससे हम इसको जोड़े तो उसको भी लिख रहे हैं साथ में,
अब ए बी अंदर गया तो वापस ए बी बाहर भी है, इसका नाम आ गया बी ए। कई लोग यहाँ पे ए बी लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, एक ही बात है, दोनों कैंसिल ही होगा। इसका नाम दे दिया अपन ने एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाले को अलग से नाम दो या फिर सेम ही नाम दो, ठीक है। पार काट पी क्यू, पी क्यू एफ जेड डी जेड प्लस क्यू पी एफ जेड डी जेड प्लस, सब उसी में चल रहा है प्लस में, प्लस आर एस एफ जेड डी जेड प्लस एस आर एफ जेड और डी जेड प्लस इस टाइप के और कुछ मान होते अगर अपन एक और बढ़ा देते तो, ठीक है। ये प्लस माइनस का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि कंटूर हमेशा वामावर्त दिशा में ही चलाना है आपको। अगर कोई अंदर दक्षिणावर्त दिशा में चलता है यानी एंटी क्लॉकवाइज में चलना चाहिए, अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो उसका जो साइन है वो आएगा निगेटिव, उसका जो साइन है वो आएगा निगेटिव, ठीक है। इसलिए साइन यहाँ पे क्या है, प्लस भी है और माइनस वाले पार्ट भी है। तो ध्यान रखना, प्लस भी आ सकता है और साथ में माइनस भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया साथ में एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। ये जीरो होता है समीकरण 1 से। ऊपर से फिर से मैं साफ करना पड़ेगा कुछ, समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से ये तो हो गया जीरो, जीरो बराबर सी एफ जेड डी जेड प्लस ये ए बी बी ए के साथ में कट जाएगा, पी क्यू क्यू पी के साथ में कट जाएगा, ये पार कट तो सारे सारे कट ही जाएंगे। क्या बचेगा, जीरो बराबर ये, फिर साथ में माइनस का C1 एफ जेड और साथ में डी जेड, इस माइनस को यहाँ पे भी ला सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, प्लस माइनस C2 एफ जेड और साथ में डी जेड, ये एक्चुअल में है माइनस इधर ही है, फिर प्लस C3 तीसरा कर्व एफ जेड और साथ में डी जेड, बाकी सारे सारे कैंसिल हो गए हैं। इसको तो ये माइनस वाले इन सबको उस तरफ भेज देता हूँ, उस तरफ आते बन जाएगा पॉजिटिव। ए बी बी ए सारे सारे कैंसिल हो गए, और ये जो माइनस है इसको आप लोग यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो, एक बार और लिख देता हूँ, जीरो बराबर सी एफ जेड डी जेड माइनस C1 कर्व एफ जेड और फिर से डी ऑफ जेड माइनस C2 एफ जेड और फिर से डी जेड माइनस C3 एफ जेड और डी जेड, फिर माइनस इनफाइनाइट तक। सिंस कंटूर एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ जेड डी जेड प्लस C3 वाले मान प्लस C3 एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट डॉट। ये थी हमारे पास में ये वाली थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या क्या किए स्टेप अपन, ठीक है, क्या क्या किए अपन स्टेप, ये फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले अपन क्या किए कि जो वक्र दिया हुआ था इसको डायग्राम को बनाए अपन, डायग्राम में फिर नोट डाल के अपन सारी कंडीशन लिख दिए
सारी कंडीशन मतलब कि बाहर वाला जो था कर्व उसका नाम दे दिए C, अंदर वाला नाम दे दिए C1, C2, C3, ये सब नाम दे दिए अपन, अंदर वाले के नाम दे दिए, और फिर बाहर वाले को ले लिए अपन वामावर्त दिशा में हमेशा लेना है, अंदर वाले को दक्षिणावर्त दिशा में। पार काट यानी क्रॉस कट के द्वारा उनको मिला दिए। क्रॉस कट का काम क्या होता है कि बहु संबंधित प्रदेश को वह एक साथ संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करता है। ये काम होता है किसका काम? क्रॉस कट का काम करना होता है ये, ठीक है। तो क्रॉस कट वाले काम से उसको बहु संबंधित को अपन चेंज कर दिए एक साथ संबद्ध वाले के अंदर। इस तरीके से हम इसको पूरे को सॉल्व किए। क्लियर है? नोट करके एक और लिख लो पॉइंट, यदि वक्र C के अंदर, ये तो जानते ही हो हालांकि, C के अंदर केवल एक कर्व हो, एक वक्र हो C1, तब CFZDZ इक्वल टू C1FZDZ होगा। जानते ही हो क्या लिखाना है इसमें। 2 होगा तो 2 के बराबर होगा, 3 होगा तो 3 के लिए होगा। ये n के लिए करा दिया, अब इसी n वाले का एक्सटेंशन में करा दिया। अब इसको शॉर्ट कर करके आपको लिखना है। अलग अलग केस बना दो। एक मिनट ही टाइम पास करना है तो एक केस बना दो, 5 मिनट और टाइम पास करना है, लिख दो कि उसके अंदर अगर 2 होकर C1 प्लस C2, और ज्यादा टाइम पास करना है 3 करो मान लो C1 C2 C3, और थोड़ा टाइम पास करना है C1 C2 C3 C4 C5, बहुत ज्यादा टाइम पास करना है मान लो कि हमेशा टाइम पास ही करना है, मानते जाओ कि भी खत्म ही नहीं हो, सबको एडिशन में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो अपने अकॉर्डिंग काम करना है ये, तो ठीक है। 3 थ्योरम कर लिए अब तक, 3 ही थ्योरम और है। उससे पहले एक डेफिनेशन देखो, हेडिंग डाल लो, indefinite इंटीगर, इंडेफिनेट इंटीगर, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल, ठीक है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ग, पूर्ववर्ग, प्रिमिटिव पूर्ववर्ग। डिटेल में नहीं जाना है, बस इसके अपन देखेंगे कि पूर्ववर्ग होता क्या है। यदि FZDZ वही सेम टू सेम FZDZ का इंटीग्रेशन करें और जिसका नाम आ जाए मान लो φZ आ जाए, φZ आ जाए, तो φZ इज ए φZ is a primitive of FZ। φZ FZ का पूर्ववर्ग है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को, बस इसको काम में लेंगे कि कहीं पे अपने को काम में लेना होगा ना पूर्ववर्ग को, तो इंटीग्रेशन FZDZ को अपन φZ भी लिख सकते हैं। बस इस बात ये है तो डेरिवेटिव ना, तो इंटीग्रल कर रहे हैं इसका, लेकिन उसको लिख रहे हैं अपन φZ के बराबर ही। तो जरूरत पड़ेगी तो अपन काम में लेंगे, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं φZ बराबर FZ, यानी FZ बराबर क्या लिख सकते हैं φZ, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना φZ बराबर FZ, ठीक है। और फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू G, उस रीजन के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो थ्योरम करते हैं सबसे पहले।
इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी पूछ रखा है। 5 ही थ्योरम ही है, 6 थ्योरम, और 6 थ्योरम में से कभी कभी हर थ्योरम पूछता रहता है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर है ये 7th नंबर का, ध्यान रखना, किसी पास बुक हो तो उसमें से भी देखना, 7th नंबर का चैप्टर, और आधा चैप्टर इसके साथ में 8th नंबर का, तो मैं दोनों पार्ट कराऊंगा। 8वें के अंदर 2-2 यूनिट मिक्स है, 8वें चैप्टर में 2nd भी है और 3rd भी है, ठीक है। तो अपन 8वां कंप्लीट करेंगे, पहले 7th कर रहे हैं। थ्योरम आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरम, इंपोर्टेंट थ्योरम। यदि एक सबद्ध प्रदेश जी में, यदि एक संबद्ध प्रदेश जी में, एक संबद्ध प्रदेश जी में FZ विश्लेषिक फलन हो तो FZ विश्लेषिक फलन हो तो, FZ विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल, तो अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल Z0 से Z FZ dZ, Z0 से Z FZ और फिर साथ में dZ, जी में बिंदुओं, जी में बिंदुओं Z0, बिंदुओं Z0 एवं Z को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। Z0 Z के मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, पथ से स्वतंत्र होता है, मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 5 ही थ्योरम, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में और लिख देता हूं। इफ FZ इज ए एनालिटिक इन ए, इफ FZ is analytic in a simply connected domain G, simply connected domain G, simply connected domain G, domain G, simply connected domain G, domain G, then the indefinite integral, then indefinite integral Z0 से Z FZ dZ, FZ dZ is independent of the path joining Z0 with Z, joining Z0 with Z। क्लियर है क्या कहना चाह रहा है ये, कि FZ विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल, यानी 2 पॉइंट है Z0 से Z, तो प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले
एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे जिसका नाम दे दिया PZ0, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया जिसका नाम दे दिया Q, कौन सा है, Z0 के बाद में एक पॉइंट है Z, एक तो नाम दिया PZ0, एक दे दिया Q, ठीक है। इनको इस वाले पद से चाहे से जाऊं मैं, और चाहे से मैं इस वाले पद से जाऊं, चाहे से इस वाले पद से जाऊं, चाहे से इस वाले पद से जाऊं। एक का नाम दे दिया जो वक्र है वो है C1, चाहे मैं इसको ऐसे लेके ले जाऊं, चाहे मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक निकाल लूं यानी C2, चाहे मैं ऐसे निकाल लूं, चाहे से मैं इसके लिए निकाल लूं, C1 और C2 ऊपर से निकालो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, या इस पद से जाऊं या इस पद से जाऊं, एक ही बात है, स्वतंत्र होता है। इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी, स्वतंत्र हो आप, कहीं से भी जा सकते हो, वही तो कह रहा है ये। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे जैसे जाओ आप, ऊपर से जाओ, चाहे इस वाले रास्ते से जाओ, चाहे तीसरा रास्ता कोई निकाल दो उससे जाओ आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। वही कह रहा है कि स्वतंत्र होता है, ठीक है। लेकिन अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि अगर मान लो कोई क्लोज कर्व है, ये जो क्लोज कर्व हो गया ना मान लो ये, तो क्लोज कर्व हमेशा वामावर्त दिशा में ही घूमना चाहिए, क्लोज कर्व हमेशा वामावर्त दिशा में घूमना चाहिए, ठीक है। और जबकि ये क्या कह रहा है, अगर वामावर्त दिशा में जाएंगे तो अपने को इस रास्ते से जाना पड़ेगा, तो इधर तो आना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा, तो वही कहना चाह रहा था, वही अपन दिखाएंगे इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले जो अपन डायग्राम बनाए हैं इसकी डिटेल लिख देते हैं थोड़ी सी। माना Z0 एक स्थिर बिंदु है, लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज, तो जो जो कर रहे हैं हम वही काम कर रहा है, तथा प्रदेश G में, प्रदेश G में कोई दूसरा बिंदु Z है। Let Z0 is a fixed point, Z0 and Z इन द, किसके अंदर है ये, G में लिखा हुआ नहीं ना, देखो यहाँ पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन G में, इन द डोमेन G बिंदु Z है। तथा Z0 तथा Z को मिलाने वाले दो वक्र, नाम दी ना अपन, दो वक्र, तो C1 एक है C2, दो वक्र C1 तथा C2 है। जरूरी नहीं कि आप लोग सोचोगे सर ने ऊपर की तरफ खींचा तो अपने को ऊपर जाना है, यहां से यहां पे आ जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन अभी अपने को सेम लेना है, चाहे इधर से मैं इधर जाऊं, चाहे मैं इधर से जाऊं इस वाले रास्ते पे, इधर से मैं चाहे इस वाले रास्ते से आऊं, चाहे इस वाले रास्ते से आऊं, वो कहना चाह रहा है। वक्र C1 तथा C2 है। C1 C2 को एक साथ लेने पर समवृत्त कंटूर प्राप्त होता है। C1 C2 को एक साथ लेते हो अगर, मान लो C1 और C2 को, आपको मिलता है एक समवृत्त कंटूर जिसका नाम देते हैं अपन गामा, जो कि गामा है, तथा फलन अंदर व बाहर विश्लेषिक है।
विश्लेषिक होगा। क्यों होगा विश्लेषिक? अपन जानते हैं अगर कोई क्लोज समृद्ध कंटूर हो तो उस पे हमेशा क्लोज समृद्ध कंटूर हो, Fz इस पे भी और इसके अंदर भी प्रत्येक बिंदु पर एनालिटिक होता है, विश्लेषिक होता है, अंदर भी और उस पूरे घेरे में। ठीक है, क्लियर है? उसमें भी और उसके पूरे घेरे में भी विश्लेषिक होता है। अतः कोशी प्रमेय से, अतः कोशी प्रमेय से क्या आ जाएगा? गामा Fz dz बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 ले लिए काम में, गामा Fz dz बराबर 0। ठीक है, Fz dz बराबर 0, ये ले लिया अपन कोशी प्रमेय से। कोशी प्रमेय से हम जानते हैं कि कंटूर हमेशा वामावर्त दिशा में होता है तथा यह वामावृत के अनुदिश होगा, वामावृत के अनुदिश होगा। अगर वामावृत के अनुदिश होगा तो अपन क्या लिखेंगे? गामा Fz dz बराबर, वामावर्त दिशा में लेके जाना है अपने को। वामावर्त दिशा में क्या हो गया? ऐसा चलना चाहिए था अपने को, ऐसा चलेगा तो C2 सही डायरेक्शन में है, यानी C2 Fz और dz प्लस C2 तो सही डायरेक्शन में है ही हमारे पास में, और दूसरा जो है वो क्या है? माइनस का C1 हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा? Fz और साथ में d ऑफ z। एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। क्लियर है? समीकरण 1 से इसका मान होता है 0। यूजिंग, अच्छा इसकी इंग्लिश तो लिख लोगे ना, वही है, डायग्राम की डिटेल है, लिख लोगे सब। यूजिंग इक्वेशन 1 देन, ये तो हो गया आपके पास में 0 इक्वल्स टू C2 Fz और फिर साथ में d ऑफ z, Fz और फिर साथ में d ऑफ z माइनस C1 Fz और फिर साथ में d ऑफ z, इक्वेशन नंबर 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? C2 Fz dz बराबर C1 Fz और साथ में d ऑफ z। 2 मिनट। C2 Fz dz और साथ में C1 Fz और फिर साथ में d ऑफ z, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात Z0 Fz dz को Z0 तथा Z को मिलाने वाला पथ स्वतंत्र होता है, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, उसको मिलाने वाला जो पथ होता है वो होता है स्वतंत्र। क्लियर है? आया समझ में? Fz dz को मिलाने वाला पथ स्वतंत्र होता है।
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Z0 से Z FZ DZ इक्वल टू Z0 से Z FZ DZ, Z0 से Z FZ DZ, तीनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं। FZ DZ की जगह जाई में चेंज करना चाहो तो जाई में भी चेंज कर सकते हो, F जाई D जाई, C2 FZ DZ C1 FZ DZ, इसको अपन बराबर भी दिखा सकते हैं, ये बराबर भी है, इसके ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर भी है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका इसमें, इसको बराबर भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ आगे, ये किसके लिए थ्योरम थी आपके पास में? ये 2 पॉइंट अब तक जो थ्योरम अपन किए हैं वो ध्यान रखना, जितने थ्योरम करोगे ना इसके अंदर वो सारे ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट थ्योरम किए थे, याद करो क्या किए थे। सबसे जो फर्स्ट थ्योरम अपन किए थे वो केवल अपने बारे में, इसी बारे में पढ़े थे कि जो पार्ट अपन किए थे ना उन्हीं से रिलेटेड अपन देख रहे थे। अपन सबसे पहले देखे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की थ्योरम ही देखे थे अपन सबसे पहले मापांक वाली थ्योरम देखे थे। तो देख लो, याद आ जाएगा थोड़ा सा कि FZ मापांक जो अपन कर रहे थे ये वाली थ्योरम अपन किए थे सबसे पहले। इसके अंदर भी कुछ हिंट ध्यान रखना था कि इंटरवल की लेंथ बन रही थी, वो याद आ गया ना। ZR से ZR -1 जब अपन घटा रहे थे इसको अपन इंटरवल की लेंथ नाम दिए थे। क्लियर है? सेकंड किए ये FZ DZ बराबर 0, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गामा FZ DZ बराबर 0 कोशिका समाकलन पर में। इसको तो अपन अब डायरेक्ट काम में ले रहे हैं, इसको तो अपन डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। फिर उसके बाद अपन किस वाले पे गए? एकसर संबद्ध यानी सिंपली कनेक्टेड रीजन, और फिर किस पे गए? मल्टी कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन और साथ में मल्टी कनेक्टेड रीजन, उससे रिलेटेड भी अपन देखे। सिंपली कनेक्टेड रीजन ये ध्यान रखना इसके अंदर कि जब सिंपली कनेक्टेड रीजन देखे थे आप लोग, तो जो भी आपके पास में क्या था, एक कर्व था आपके पास में, मान लिया समृद्ध वक्र होना चाहिए C, ये हमेशा वामावर्त दिशा में ही घूमेगा, ये हमेशा वामावर्त दिशा में ही चलता है, ये ध्यान रखना, हमेशा वामावर्त दिशा में जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंट लोगे, इसके अंदर जो कर्व लेते हो, मान लो मैंने ये कर्व ले लिया, तो अंदर वाले कर्व को बाहर वाले कर्व के साथ में अगर आपको मिलाना है, तो उसके अंदर अपन एक पार काट का इस्तेमाल किए थे। अपन इस्तेमाल किए थे क्रॉस कट के लिए, और क्रॉस कट के लिए अपन क्या किए थे, जिसका नाम दे दिए थे अपन क्रॉस कट, और मिला दिए थे अपन एक दे दिए थे। क्रॉस कट की डेफिनेशन क्या थी? यही डेफिनेशन थी उसके लिए कि वह बहुसंबंधित प्रदेश को एक सहसंबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करता है। ये काम किसके लिए होता है? वो काम था क्रॉस कट के लिए, बहुसंबंधित प्रदेश को एक सहसंबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करने का जो काम करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रॉस कट, जिसको अपन कहते हैं क्रॉस कट। ठीक है, वो था आपके पास में उस वाले का काम। अब अगर इसके अंदर जो पार्ट अपने पास में होते हैं, जो भी अपने पास में रीजन है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी शेप है, ये सभी हमेशा अंदर वाले जो पार्ट होते हैं वो दक्षिणावर्त दिशा में जाते हैं। ये तो ऐसे अंदर वाला पार्ट हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, हमेशा ये किस में घूमेगा? दक्षिणावर्त दिशा में। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में ही घूमता है, वो हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।